नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। आज से विधानसभा के नए सत्र का आगाज हो रहा है। 5 दिन तक चलने वाले सत्र में 2 दिनों तक नए विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा, फिर राज्यपाल का अभिभाषण होगा। आज से शुरू होने वाला सत्र 27 नवंबर तक चलेगा। और आपको बता दें कि किस तरीके से विधानसभा में किस क्रम से शपथ ग्रहण होगा। मंत्री विजय चौधरी विजेंद्र की शपथ होगी। आपको बता दें कि शीला कुमारी, अमरेंद्र प्रताप सिंह भी शपथ लेंगे। इसके साथ ही रामप्रीत पासवान, जीवेश मिश्रा, राम सूरत राय शपथ लेंगे। मंत्रियों के बाद विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से जो विधायक है वो शपथ लेंगे। निर्वाचित सदस्यों के शपथ के लिए 5 भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, उर्दू और संस्कृत में आप विधायक जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। 5 में से एक भाषा में शपथ लेने की छूट है। 5 भाषाओं में शपथ के लिए स्क्रिप्ट तैयार की गई है। हिंदी और मैथिली के स्क्रिप्ट की मांग ज्यादा है और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए विधानमंडल के सत्र के दौरान विशेष व्यवस्था की गई है। पूरे परिसर के साथ भवन के अंदर भी सैनिटाइज किया गया है। इसके अलावा सभी कर्मियों और विधायकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। तैयारियों का जायजा लिया है संवाददाता अमित कुमार ने। विधानसभा सत्र के दौरान जो है वो कोरोना को लेकर के भी जो है विशेष ध्यान रखा जा रहा है और आपको देखना चाहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो निगम कर्मी जो है वो यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। पूरे अगर कर ली जाए तो विधानसभा परिसर और कैंपस की बात करके अंदर भवन की बात करें तो सभी जगहों पे इस तरह से सैनिटाइजेशन का काम जो है वो किया जा रहा है और कई घंटों से ये काम जो है वो यहाँ पे चल रहा है। निगम कर्मी लगातार जो है सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं और उसके अलावा जो कर्मी आ रहे हैं उनका थर्मल स्कैनिंग से यहाँ पे जांच भी किया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग से जांच किया जा रहा है। जितने भी कर्मी आ रहे हैं सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। उसके अलावा जो भी विधायक आएंगे, नवनिर्वाचित विधायक, उनको भी ये साफ कहा गया है कि मास्क पहन के आएंगे और सभी का थर्मल स्कैनिंग से जांच यहाँ पे करने के बाद जो ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति होगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी की थर्मल स्कैनिंग से जो है वो जांच यहाँ पे की जाएगी। जांच करने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। तो ये कार्रवाई जो है वो कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पे किया जा रहा है और ये एहतियाती कदम जो है वो एक दूसरे को कोरोना पॉजिटिव होने से बचाने को लेकर किया जा रहा है। अगर कोई भी एक भी शख्स जो है वो संक्रमित पाया जाएगा तो उन्हें फौरन जो है वो अस्पताल भेजा जाएगा और यह एहतियाती कदम जो है वो कोरोना को देखते हुए उठाया गया है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और डेंगू का डंक विधानमंडल परिसर और विधानसभा भवन तक ना पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए पूरे परिसर में फॉगिंग की जा रही है। साथ ही पानी से परिसर को साफ किया जा रहा है। साफ सफाई का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। कोविड के साथ साथ डेंगू का भी जो डर है वो सता रहा है बिहार को और ख़ास तौर पे पटना विधानसभा की बात कर ली जाए, विधानमंडल की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जितने भी नवनिर्वाचित विधायक आने वाले हैं तो उनको देखते हुए, उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सुबह से ही जो है फॉगिंग किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि फॉगिंग मशीन से जो है वो लगातार जो है वो फॉगिंग किया जा रहा है। परिसर के अंदर और बाहर दोनों जगह पे ये फॉगिंग का जो काम है वो चल रहा है। तो ये कवायद जो है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि जो डेंगू का डंक जो है वो सदन के जो है अंदर या परिसर में ना पहुँचे और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो है कवायद जो है वो की जा रही है। निगम के कर्मी जो हैं वो जो लगातार जो है फॉगिंग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आइए बताते हैं कि नए सत्र में सदन में खास क्या है। 243 सदस्यीय विधानसभा में 43.2% नए सदस्य चुनकर आए हैं और इनकी संख्या हो जाएगी करीब 105, यानी कि 105 विधायक इस बार नए चुनकर आए हैं। वहीं विधानसभा में 40.2% सदस्य दोबारा सदन में पहुंचे हैं, जिनकी संख्या 98 है। और अगर हम बात करें बाकी सदस्यों की तो 16.46% ब्रेक के बाद फिर से जीतकर सदन में पहुंचे हैं। आंकड़ों को देखें तो उसके हिसाब से ब्रेक के बाद सदन में पहुंचने वाले सदस्यों की संख्या 40 है।
और हमारे साथ रवि एस नारायण इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, नए सत्र को लेकर नई सरकार कहें उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन हम बात अगर सत्ता पक्ष की करें, हम बात अगर विपक्ष की करें, तो दोनों तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि इस बार जिस तरीके से विपक्ष ने पूरे तरीके से मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का बायकॉट किया था, उसके बाद तो एक चीज तय है कि हंगामा काफी होगा। जी बिल्कुल अलीम, और आज पहले दिन की शुरुआत है। आज से सत्र शुरू हो रही है, तैयारियां सारी हैं और ये माना जा रहा है कि इस बार का जो सत्र है वो हंगामेदार होने की संभावना है, और वो इसलिए कि जितना मजबूत सत्ता पक्ष है, ठीक उतना ही मजबूती की जो संख्या है वो विपक्ष की भी है। 125 और 115 की संख्या है, तो समझी जा सकती है कि यहाँ पे जो इस बार जो है वो हंगामेदार रहेगा। और कई मुद्दे हैं विपक्ष के तरफ से, रोज़गार का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, ये सब काफ़ी मजबूती से उठाए जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात है कि पहली बार यहाँ पे 105 विधायक जो है वो पहुँच के आ रहे हैं, लगभग 47%, और हमारे साथ पहली बार जो जीत करके आए हैं वो भी हैं। और यहाँ पे खास बात है कि चेहरे नए हैं, इसलिए अंदर प्रवेश करने से पहले जो जीत का सर्टिफिकेट है वो साथ में लाना है, तब जाकर के पहचान बनेगी। तो हमारे साथ आपने भी जीत का सर्टिफिकेट लाया है सर? कहाँ से हैं आप? हम किशनगंज से हैं। किशनगंज से? तो सबको जीत का सर्टिफिकेट साथ में लेकर के आना है? हाँ, एक्चुअली ऐसा ही है, तो आना लाना ही पड़ेगा, लाया भी साथ में हम लोग। हाँ, तो पहली बार आप यहाँ पे पहुँच रहे हैं, ये इनका जीत का सर्टिफिकेट है, और ये पहुँच रहे हैं इजरारुल हक हसन है। इजहारुल हुसैन। तो इस बार पहली बार सदन में पहुँच रहे हैं, उत्साह भी ज़्यादा होगा, और जाहिर सी बात है, नई चीज़ है, बहुत अच्छा लग रहा है और अनएक्सपेक्टेड, यानी कि लोगों के उम्मीद के हिसाब से हमको जिताएं, तो इस हिसाब से हम आया हैं, तो बहुत खुशी लग रही है हमको और अच्छा भी लग रहा है। आपके कंधे पे जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स जिम्मेदारी है, और मेरी कोशिश होगी, जिम्मेदार लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, उस भरोसे पर उतरने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। यहाँ हमारे साथ फुलवारी से पहली बार चुन करके आए हैं गोपाल जी हैं, वो माले से हैं, और पहली बार आप भी सदन से चुन के आ रहे हैं, वहाँ से फुलवारी से, जहाँ पे श्याम रजक कभी कद्दावर नेता हुआ करते थे। आपकी भी चुनौतियाँ बड़ी रहेंगी इस बार? चुनौती तो है, उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। जो पहली बार सदन आ रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के लगता है कि आपको उठाना है, क्या क्या है दिमाग में? देखिए, दिमाग में ये नहीं, पूर्व से निर्धारित है। हम घोषणा कर रखे थे कि यहाँ पर जो व्यापक बेरोजगारी है, उन बेरोजगारी के सवालों पर, जो यहाँ पर फैक्ट्री हुआ करता था, उस फैक्ट्री को पुनर्निर्माण के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। दूसरी प्राथमिकता हमारा जो है फुलवाड़ी के अंदर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधारने का जो होगा। तीसरी प्राथमिकता है कि जो फुलवाड़ी में बड़े पैमाने पर गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको आज तक सरकार जो पुनर्वासित नहीं कर पाई है, ऐसे लोगों का जो है आवास मिले, उनको आवास मिल जाए ऐसे लोगों को, ये प्राथमिकता। तो ये प्राथमिकताएं हैं जो यहाँ पे पहली बार पहुँच रहे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्साह कितना ज़्यादा है, क्योंकि सदन में पहली बार जानने का जो उत्साह है। और ये हमारे साथ इंडियन कांग्रेस के भी हैं, प्रमिला जी, हाजीपुर से। जी, राजा पाकर से हूँ। कितना उत्साहित हैं पहली बार जाने पे? बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, बहुत खुशी मिल रही है मुझे, और मैं अपने राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। कहते हैं सदन जो है एक मंदिर के समान होता है, और मंदिर में पहली बार आप जी बिल्कुल मंदिर होता है, और ये मंदिर में मैं आई हूँ जनता की समस्याओं को लेकर के, और यहाँ से उनको न्याय दिलवाऊंगी। कांग्रेस की है, कौन कौन सी प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी सदन के अंदर? देखिए, कांग्रेस की तो बहुत सारी प्राथमिकताएं, जन सरोकार, सामाजिक न्याय की बात कांग्रेस हमेशा करते आई है, और हम लोग बस, मैं महिला हूँ, दलित हूँ, तो मेरी प्राथमिकता महिला और दलित के समस्या होगा, और मैं उसको विधानसभा में उठाऊंगी। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी अलीम जो है वो प्राथमिकता है, और उत्साह भी ज़्यादा है, और उन्हें पता है कि पहली बार सदन जाने के साथ सारे जो जनता है उनकी नजरें भी इनके सामने है। जी रवि, कोरोना काल में चुनाव हुआ, उसके बाद सरकार नई चुनकर आई है, नया सत्र है, तो ऐसे में नए सत्र में कोरोना को लेकर क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, नए सत्र में कोरोना को लेकर के काफ़ी एहतियात बरते जा रहे हैं, और वही कारण है कि आपको बताएं
कि विधानसभा का ये भवन है, लेकिन विधानसभा का ये जो पुराना भवन है यहाँ पे सत्र नहीं चल करके इसके ठीक पीछे में जो नया विस्तारित भवन बनाया गया है, न्यू विधानसभा का जो बिल्डिंग है उसमें यहाँ पे सत्र चलेगी। चूँकि हॉल बड़ा है, यहाँ पे संख्या सीमित है, इसलिए उस हॉल में ले जाया गया है। विधान परिषद जो है वो पहली बार ऐसा होगा कि विधान परिषद की कार्रवाई विधानसभा के अंदर होगी, जो 26 और 27 तारीख को होगी। चूँकि विधान परिषद में इस बैठने की जो सीटें हैं वो कम है, तो किया गया है कि विधान परिषद की कार्रवाई जो है वो 2 दिन विधान परिषद के विधानसभा के हॉल के अंदर होगी। कोरोना को देखते हुए किया गया है। जो लोग जा रहे हैं उन्हें चेक किया जा रहा है, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है। तो कोरोना को देखते हुए पहले सत्र में काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। अलीम, चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हम लगातार आपसे आज इस विधानसभा सत्र की शुरुआत की जानकारी लेते रहेंगे और तमाम जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो सत्र को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। कोरोना काल में ये सत्र हो रहा है, ऐसे में हर तरह का एहतियात बरता जा रहा है। और वहीं जिस तरीके से 5 दिनों का ये सत्र है और जिस तरीके से शुरू से ही विपक्ष ने कड़े तेवर दिखाए हैं, उससे यही साबित हो रहा है कि इस बार यह सत्र काफी हंगामेदार रहेगा। हालांकि सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है कि किस तरीके से विपक्ष को जवाब देना है। भ्रष्टाचार को लेकर जेडीयू ने आरजेडी के तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि विधानसभा में शपथ ग्रहण के दौरान तेजस्वी क्या बोलेंगे। उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसते हुए बताया कि तेजस्वी को किन किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद है कि कैदी नंबर 3351 के बेटा माननीय तेजस्वी यादव आज सदन में शपथ लेंगे कि मैं अपने पिता के परिचिह्नों का पालन कर भ्रष्टाचार के कुकर्म तथा संपत्ति संग्रहण में यथावत लिप्त रहूंगा। साथ ही साथ यह भी शपथ लेंगे कि जैसे मेरे पिता ने गरीब, मजलूमों, दलित, पिछड़े, सवर्ण और अल्पसंख्यक के संपत्ति को हड़पने का जो हथकंडा अपनाया, उस हथकंडा को अक्षरशः पालन करने का शपथ लेता हूं। साथ ही साथ यह भी शपथ लेने की उम्मीद है कि नरसंहार के राजनीतिक व्यापारी का मैं पुत्र हूं और युवाओं के हाथ में बंदूक थमाकर जैसे मेरे पिता ने फिरौती के लिए अपहरण का उद्योग चलाया था, उस उद्योग की तकनीक और उसके फलाफल के बारे में सदन को अवगत कराता रहूंगा। अलौली विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा का कहना है कि लोकतंत्र के मंदिर में ईमानदारी से जनता की आवाज उठाएंगे। जी नहीं, पार्टी स्तर पर जो हम लोगों का लाइन और रूट बना है उसके मुताबिक हम क्या बना काम करेंगे। वो तो पार्टी अंदरूनी बात है और पार्टी हम लोगों का एक लिखित देंगे, उसके आधार पर हम लोग जो करने। अगली खबर का रुख करते हैं। खगड़िया के परबत्ता में आपसी विवाद में एक शख्स ने अपने ही भाई को गोली मार दी। गोली लगने से राकेश सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इलाज के लिए उसे बेगूसराय लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक राकेश सिंह का आपसी अपने भाई और मां से विवाद शुरू हुआ। घटना के बाद से आरोपी भाई फरार है। कुछ नहीं, ऐसे गलम गाली माँ को ही कर रहा था, ठीक है, पी खा के ऐसे कुछ करके आया था, इस कारण से, और कोई विवाद नहीं था। क्या थे ये? टीचर थे। और रात में जैसे फोन किया, इसका जो डेट हुआ कि मुखिया जी आइए हमारे घर पे, हमारा भाई गोली वोली चला रहा है, तो हम बोले कि घर से नहीं निकलिएगा। और उसके बाद कैसे ही बाहर निकल गया, जस्ट उसको गोली लग गया। महापर्व छठ के दौरान कटिहार से ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे समाज के तथाकथित ठेकेदारों की पोल खोल कर रख दी। पर्व के दौरान घाट पर तोड़फोड़ की गई, श्रद्धालुओं को डराया और धमकाया भी गया। लेकिन न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद मामले में प्राथमिकी तो दर्ज जरूर हुई, क्योंकि यह इलाका बिहार के डिप्टी सीएम का निर्वाचन क्षेत्र है। ऐसे में मामले पर सियासत भी तेज हो गई है, साथ ही पुलिस और प्रशासन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
कटिहार के रौतारा थाना इलाके के हथिया दियारा इलाके में महापर्व में बाधा डालने की कोशिश की गई। छठ के दौरान कुछ असामाजिक तत्व व्रतियों के पूजा करने में बाधक बने। पूजा घाट पर लगी सजावट को तहस नहस कर दिया। व्रतियों को डराया धमकाया गया। किसी तरह तो संध्या अर्घ्य लोगों ने किया, लेकिन दूसरे दिन सुबह के अर्घ्य के दौरान भी भय का माहौल रहा। आखिर क्यों आस्था के नाम पर समाज के ठेकेदार हेंकड़ी दिखाते और दादागिरी जताते नजर आए। वैसे स्थानीय लोगों ने मौके पर वीडियो बनाया और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ, लेकिन पुलिस कह रही है कि उपद्रव की सूचना मिलते ही मौके पर सब कुछ ठीक कर दिया गया था। रौतारा में संध्याकालीन जो छठ पूजा था उसमें कुछ असामाजिक तत्व द्वारा जो है सो हल्का सा व्यवधान किया गया था और पुलिस को जैसे ही जानकारी हुई तत्काल शट आउट किया और उन लोग संध्या में भी छठ पूजा किया और पुनः शट आउट कर दिया गया। फिर उस मैटर को सवेर में भी छठ पूजा हुआ, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुई, वहाँ सब शांत हो गया। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद स्थानीय पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वैसे ये इलाका बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का निर्वाचन क्षेत्र भी है। मामला कटिहार से पटना तक पहुंचा और डिप्टी सीएम का बयान भी आया। तारकिशोर प्रसाद ने दावा किया कि घटना के फौरन बाद उनकी जिले के एसपी से बात हुई और केस दर्ज कर उपद्रवियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। देखिए, मुझे उसी रात में जानकारी मिल गई थी। कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के रजवाड़ा दिगरी पंचायत अंतर्गत चामापाड़ा में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा छठ घाट पर कुछ केला का पेड़ काट लिए गए थे और तत्क्षण मुझे जैसे ही जानकारी मिली मैंने पुलिस अधीक्षक से बात की और इस तरह के असामाजिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए कहा और पुलिस अधीक्षक ने तुरंत संज्ञान लेकर उस पर प्राथमिकी भी दर्ज की है। छठ संपन्न हुआ, शांति व्यवस्था है और ऐसे तत्वों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार दावे करती रही कि महापर्व के दौरान मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था छठ घाटों पर दी गई थी, जबकि तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी अब तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तो अनहोनी घटना है, पहली बार इसे सुनने को मिला है। जब छठ को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहता है, दूसरे वर्ग के भी लोग उसमें कोऑपरेट करते हैं, तो कटिहार की घटना कहीं न कहीं चिंता का कारण बना है और मैं समझता हूँ ये सरकार की लापरवाही के चलते हुआ है। और डिप्टी सीएम उस इलाके से आते हैं जहाँ से वो एमएलए रहे हैं भी, तो ऐसी घटनाओं का होना कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी जो उस इलाके में राजनीति के पैर पसारना चाहती है किसी न किसी बहाने, ये हो सकता है उसका पार्ट हो कि माहौल बिगड़े और ये लोग अपना राजनीतिक रोटी सेक सकें। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है, तो न्यूज 18 भी इस बेहद गंभीर मसले पर कुछ सवाल पुलिस, प्रशासन और सरकार से पूछ रहा है। मसलन आस्था के नाम पर दबंगई क्यों की गई? डिप्टी सीएम का यदि इलाका है तो फिर वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? कोई भी आरोपी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर क्या पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया? आखिर 2 दिनों तक मामले में लीपापोती की कोशिश क्यों की गई? उम्मीद की जानी चाहिए कि महापर्व के गुनहगारों तक पुलिस के हाथ जल्द पहुंचे, क्योंकि मामला धर्म और आस्था से ज्यादा सामाजिक सद्भाव से भी जुड़ा है। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर की रुख करते हैं। छपरा गोलीबारी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रविवार रात 2 लोगों की हत्या हुई थी। घर से बुलाकर दोनों को गोलियों से भून दिया गया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि ग्रामीणों ने वहां पर एक आरोपी को पकड़ लिया था, जिनकी पिटाई की गई और पिटाई से एक आरोपी की भी मौत हो गई थी। तो छपरा में हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि बीती रात 6 की संख्या में आए अपराधियों ने घर से बुलाकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और आपको बता दें कि उस घर में
शादी का समारोह होना था और ठीक समारोह से पहले 6 की संख्या में अपराधी आते हैं और घर से 2 लोगों को बाहर बुलाया जाता है और फिर गोलियों से उन्हें भून दिया जाता है। हालांकि भागने के दौरान वहां मौजूद लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया था और उसकी बांधकर पिटाई की गई थी, जिसकी मौत हो गई। हमारे साथ संतोष जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से यह गिरफ्तारी हुई है और क्या गिरफ्तारी के बाद यह साफ हो पाया है कि आखिर इस हत्याकांड की वजह क्या थी? ठीक है, अभी तक हत्याकांड की वजह कोई सामने नहीं आ पाई है, कोई ऑफिशियल बयान नहीं आ पाया है। आपसी रंजिश से ही जोड़ के देखा जा रहा है इस मामले को। जो अपराधी को लोगों ने पकड़ करके पुलिस के हवाले किया था, उसके निशानदेही पर 4 लोगों को पकड़ा गया है जो लोग इस घटना में शामिल थे, जैसा कि बताया जा रहा है। तो अभी तत्काल जो है उन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के वरीय अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हत्या की वजह क्या थी। फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। जो दोनों लोगों की मौत हुई है उनकी पोस्टमार्टम कराई जा रही है। एक व्यक्ति की हालत अब खतरे से बाहर है, जिनका पटना में इलाज चल रहा है। तो स्थिति काफी भयावह है, क्योंकि गांव में जो है जिस घर में शादी थी 26 तारीख को तिलक था और आप समझ सकते हैं कि जिस घर में विवाह समारोह होने वाला वहां 2-2 अगर लाशें गिरती है तो बिल्कुल मातम का माहौल है। पूरे गांव के लोग सब स्तब्ध है कि इस तरह की घटना को किस लिए अंजाम दिया गया। तो वहां पुलिस कैंप कर रही है। फिलहाल लोगों में रह के आक्रोश भी हो रहा है, लेकिन लोगों के आक्रोश को कम करने की कोशिश वहां की जा रही है। पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद है घटनास्थल पर और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया छपरा में चल रही है। मैं बता दूं कि रात की यह घटना है मुबारकपुर गांव, जो गरखा थाना क्षेत्र का गांव है, वहां पे हत्या। चलिए संतोष, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। राजधानी पटना के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। पछुआ हवा के कारण तापमान में अचानक गिरावट आई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 1 से 2 दिन में तापमान में और भी गिरावट आने की संभावना है। और जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमित कुमार। मौसम में लगातार गिरावट हो रहा है। तापमान की बात कर ली जाए तो तापमान में भी जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये मीटर जो है वो बता रहा है कि टेम्परेचर जो है उसमें क्या गिरावट आई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मौसम का जो तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। उसके अलावा अगर हम पॉल्यूशन की बात कर ली जाए तो पॉल्यूशन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो 2000 होता है, जिसमें 1070 के करीब जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। उसके अलावा एमोनिया जो है वो 13.7 है। उसके अलावा अगर टेम्परेचर की बात कर लिया जाए, जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो है बता रहा है। हवा की रफ्तार जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा जो है वो ठंड हवा जो यहाँ पे चल रही है। तो ये टेम्परेचर जो है वो मौसम में लगातार गिरावट को दर्शाने को लेकर के यहाँ पे लगाया गया जो बोर्ड है उसमें दर्शा रहा है। लोग भी जो हैं वो मौसम की गिरावट के कारण जो है वो अब गर्म कपड़े पहन करके अपने घरों से निकल रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक जो है वो जो लोग हैं वो उन्होंने कदम उठाया है। और लगातार मौसम में जो गिरावट हो रही है उसको लेकर के मौसम वैज्ञानिक ने भी कहा है कि टेम्परेचर की गिरावट जो है वो अगले 1 से 2 दिनों तक और देखने को मिलेगी। जो पश्चिमी हवा जो है पछुआ जिसे कहते हैं वो चल रही है और इसके कारण से मौसम में गिरावट जो है वो अगले 1 से 2 दिनों तक देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।